हाँ भाई। तो राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे में जो हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका ये पार्ट 5 है। इसमें शायद एक दो क्लास और बन सकती है। ये सबसे बड़ा टॉपिक यही है इसमें, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम बात करते हैं किसकी, एकीकृत जल अवसंरचना, इंटीग्रेटेड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। अब एकीकृत में ये है कि भाई जो लोगों को पेयजल की आपूर्ति करवाई जाती है शहरों में, गाँव में, वो विभिन्न साधनों से करवाई जाती है, ठीक है ना, सरकार के द्वारा। तो उसी को क्या कह देते हैं, इंटीग्रेटेड या एकीकृत। अब इसमें सबसे पहले देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है राजस्थान का भविष्य सुरक्षित करना। यानी देखो, बिना जल कुछ भी नहीं है, ये तो आपको पता है ना कि बिना जल के कुछ भी नहीं है। तो ये जो कीवर्ड है ये ध्यान रखना, राजस्थान का भविष्य सुरक्षित करना, ठीक है। अब देखो शहरी जल आपूर्ति देखते हैं। सबसे पहले जो अर्बन वाटर सप्लाई है उसकी हम बात करते हैं। 256 शहरों या कस्बों में, अब ये शहर और कस्बे हैं, इसमें 41 जिले हैं, वो भी शामिल हो गए। जो जिला हेडक्वार्टर है ना, जैसे जयपुर जिले की बात करते हैं तो जयपुर शहर भी तो है, तो जिला हेडक्वार्टर भी इसमें शामिल हो गए। में पाइपलाइन आधारित पेयजल आपूर्ति प्रणाली चालू है फिलहाल राजस्थान में, ठीक है। अब इस 256 में से 85 जो शहर या कस्बे हैं उनको सतही जल स्रोत से वाटर सप्लाई की जाती है। बस सतही जल स्रोत क्या क्या है देखो, जैसे कोई नदी है, कोई नहर है, कोई बांध है, या कोई तालाब है, या कोई झील है। इनसे क्या किया जाता है, वाटर सप्लाई की जाती है। इसको क्या बोलेंगे, सतही जल स्रोत, यानी सरफेस वाटर रिसोर्सेस। क्लियर है। दूसरा देखते हैं, 89 ऐसे शहर या कस्बे हैं जिनको अंडरग्राउंड जो वाटर सोर्स है उससे वाटर सप्लाई की जाती है। जिनको कुएं, नलकूप, बोरिंग वगैरह हैंडपंप है उनसे। अंडरग्राउंड हो गया भाई, भूमिगत जल को बाहर निकालने के सोर्स क्या है, ये तो कुएं है, बावड़ी है, बोरिंग है जिनको हम ट्यूबवेल या नलकूप कहते हैं, और हैंडपंप है। क्लियर। 82 ऐसे शहर या कस्बे हैं जिनमें दोनों से की जाती है, सरफेस से भी और अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से, ठीक है। ये फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना कितने शहरों को की जाती है। एक ये सोर्स ध्यान रखना आपको कि कौन कौन से सोर्स होते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, अमृत 2.0। अमृत 2.0 क्या है देखो, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब रिजुवेनेशन का मतलब क्या होता है, कायाकल्प, कि शहर का क्या कर दो, कायाकल्प। अर्बन का मतलब शहर, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है परिवर्तन। क्या है भाई, परिवर्तन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, शहर के कायाकल्प और परिवर्तन के लिए अटल मिशन है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है ये 2.0। अब ये किसके द्वारा चलाया जाता है, भारत सरकार। सबसे पहले तो ध्यान रखना कौन चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कब स्टार्ट किया गया, 1 अक्टूबर 2021 को। अब हम पढ़ कर आ रहे हैं 2025 में। तो इसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई है वही तो पढ़ेंगे, आर्थिक समीक्षा में और क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका लक्ष्य क्या है भाई, सभी शहरी निकायों में जल प्रदाय योजनाओं द्वारा सभी घरों को 2025-26 तक हर घर नल, ये ध्यान रखना, हर घर नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाना। कि जो वाटर कनेक्शन दिए जाते हैं नल के द्वारा, तो प्रत्येक शहरी घर को क्या देना, पेयजल उपलब्ध करवाना ही इसका क्या है, उद्देश्य है। डेडलाइन कब तक की है, 2025-26 तक। स्टार्ट कब हुआ, 2021 में, ठीक है ना। 3-4 बातें हैं, ये समझ जाना। अब इसमें शेयर किस किस का कितना है, तो देखो, यदि कोई ऐसा शहर या कस्बा हो जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम हो, ऐसा शहर या कस्बा जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो देगी 50%। जो भी फंड दिया जाएगा, जो भी पैसा लगेगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी, 50%। बाकी 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी, बाकी 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन उसमें से 10% स्थानीय शहरी निकाय देगा, नगर पालिका हो
नगर परिषद हो, नगर निगम हो। समझ गए क्या? ठीक है। तो बाकी का 50% में से 40 तो किसका हो गया? राज्य का। और 10% किसका हो गया? स्थानीय नगर निकाय का। क्लियर है? फिर देखते हैं, यदि शहर या कस्बे की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच हो, कितनी हो? 1 लाख से 10 लाख के बीच हो, तो शेयर किस किस का कितना होगा? 33.33% तो किसका हो जाएगा? केंद्र सरकार का। भाई 100% है, 100 में से 33.33 तो किसका हो जाएगा? केंद्र सरकार का। और भैया 66.66 किसका हो जाएगा? राज्य सरकार का। ठीक है ना? अब इसमें ध्यान से समझना, राज्य सरकार का है, इसमें से 10% तो किसका है? स्थानीय निकाय का। तो अकेली राज्य सरकार का कितना बच गया? 56.66। 56.66। अरे क्लियर है क्या? तो राज्य का कितना हो गया? 56.66। और स्थानीय निकाय का कितना हो गया? 10। यानी सभी में से स्थानीय निकाय का कितना है? 10-10 है। ठीक है। यदि शहर या कस्बे की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, तो केंद्र सरकार का 25% रहेगा जो इसमें फंड लगेगा, और राज्य सरकार का हो जाएगा बाकी का 75, जिसमें से 65 तो राज्य सरकार का और 10 स्थानीय निकाय का। समझ गए क्या? अब ये एनालिटिकल जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना। अब अमृत 2.0 की बात करते हैं अपन। ये सारी बात तो किसकी थी? 2021 में जो अमृत 1.0 था उसकी, उसके लक्ष्य क्या थे, उसमें क्या क्या शेयर है। अब अमृत 2.0 के तहत क्या किया गया है? राजस्थान के 183 नगरीय निकायों में जलापूर्ति हेतु 5123.6 करोड़ के कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। कितने नगरीय निकायों में? 183 नगरीय निकायों में। अब नगरीय निकाय में क्या क्या शामिल है मैंने बता दिया। नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, या नगर निगम हो। क्लियर? फिर टोटल अमाउंट कितना है? 5123.6 करोड़ रुपए पास किए गए हैं, स्वीकृत किए गए हैं। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर? इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है भाई? अमृत 2.0 का या अमृत 1.0 का कौन कर रहा है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये ध्यान रखना, PHED कहते हैं इसको। एक तो PWD होता है, एक क्या क्या है? PHED, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब आप कहोगे साहब इससे हेल्थ का क्या मतलब है? देखो, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल वगैरह, वो दो तरह के कार्य करते हैं। एक तो बीमारी होने से पहले का, और एक बीमारी होने के बाद का। समझ रहे क्या? तो बीमारी होने से पहले यदि आपको अच्छा स्वच्छ जल उपलब्ध हो रहा है पीने के लिए, तो कई बीमारियों से नहीं बचोगे क्या? बचोगे ना? समझ गए? तो इसलिए ये डिपार्टमेंट है। ये सारा सिस्टम आप समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब इसे थोड़े से आगे देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में नलकूप एवं हैंडपंप निर्माण। देखो, ये तो पता है ना कि वह सरकार शहरी क्षेत्रों में बोरिंग भी लगा रही है, ट्यूबवेल्स जिसको नलकूप कहते हैं, और हैंडपंप भी लगाती है। तो 2024-25 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 169 क्या ट्यूबवेल्स और 81 हैंडपंप स्थापित किए गए। ये फैक्ट, ये डेटा आपके काम का नहीं है, लेकिन पढ़ लो बस, क्योंकि ये मेंस में आप अगर ये भी नहीं लिखोगे ना, ये 81 या 159, लेकिन ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको कि पेयजल के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये चीजें कर रही है। ठीक है। शहरी क्षेत्र में हैंडपंप का मरम्मत करना। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी PHED द्वारा 2024-25 में 27,994 हैंडपंपों की क्या की गई? मरम्मत की गई, यानी जो खराब पड़े थे उनको सुधार दिया गया। ठीक है। और जिनमें वाटर लेवल थोड़ा नीचे चला गया था, उसको थोड़ा और खोद के फिर पाइप डाल दिए गए और चालू कर दिए गए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण जलापूर्ति। अब तक हम किसकी बात कर रहे थे? अर्बन एरियाज की। अब किसकी करते हैं? रूरल एरियाज की। तो इसमें ध्यान से समझो। देखो, 15 अगस्त 2019 को एक योजना चलाई गई थी, जल जीवन मिशन। इसको JJM कहते हैं।
जल जीवन मिशन, JJM। क्लियर। अब सबसे पहले देखते हैं कि 2026 तक इसका उद्देश्य क्या है। 2026 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन, यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, इसको क्या कह रहे हैं, FHTC, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, आजकल आप देख रहे होंगे छोटे कस्बे वगैरह हैं, गांव वगैरह हैं, वहां हर गांव डाणी में क्या है, पाइप बिछाए जा रहे हैं जलदाय विभाग के द्वारा, ताकि प्रत्येक घर में नल का क्या दिया जा सके, कनेक्शन दिया जा सके। क्लियर है। अब इसमें फंडिंग, वित्त पोषण भाई केंद्र सरकार का 50% और राज्य सरकार का 50%, केंद्र सरकार का 50 और राज्य सरकार का 50। अरे समझ गए, ठीक है। अब क्रियान्वयन एजेंसी और मॉनिटरिंग एजेंसी कौन कौन सी है, इसका कार्य कौन करेगा और फिर बाद में मॉनिटर कौन करेगा। ठीक है, देखो 3 स्तर है, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और ग्राम स्तर पे। एक स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज लेवल पे, तीनों स्तर पर 3 एजेंसियां हैं। राज्य स्तर पे है राज्य जल और स्वच्छता कमेटी, इसको स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी कहते हैं। क्लियर है। फिर जिला स्तर पर है जिला जल और स्वच्छता कमेटी, डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी। फिर ग्राम स्तर पे है ग्राम जल और स्वच्छता कमेटी, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी। ये 3 कमेटी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। प्रीलिम्स में पूछ रहे सीधा सीधा कि जिला स्तर पे कौन करता है JJM की मॉनिटरिंग, तो आपको क्या बताओगे, जिला वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी। क्लियर है। ओके, अब आगे देखते हैं इस परियोजना की लागत। देखो लागत है 93,427 करोड़ रुपए, और जिसमें से अब तक कितने खर्च हो चुके हैं, 25,856 करोड़ रुपए। कितना क्लियर है। टोटल लागत तो कितनी है कि मान लीजिए बिल्डिंग बनने में 1 करोड़ रुपए लगेगा, और ये बिल्डिंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो अब तक कितने खर्च हो चुके हैं, मान लीजिए 50 लाख खर्च हो चुके हैं। तो लागत और व्यय दोनों का अर्थ समझ गए क्या। ठीक है। अब इसमें योजनाएं कितनी शामिल हैं JJM में, देखो 11,159 एकल ग्राम योजनाएं हैं और 139 वृहद पेयजल परियोजनाएं हैं। अब इन दोनों का अर्थ समझो, 11,139 तो एकल ग्राम योजनाएं, यानी सिर्फ उसी गांव की है। किस गांव में एक बोरिंग बनाई, एक पानी की टंकी बनाई, उस बोरिंग से उस पानी की टंकी में पानी डाल दिया और उस पानी की टंकी से घरों में नल के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। और 139 वृहद पेयजल परियोजनाएं हैं, जिसमें क्या बांधों वगैरह से, नहरों वगैरह से पानी लाया जाएगा। क्लियर है। अब इसे लाभान्वित कौन कौन होंगे, देखो 92 लाख परिवार का लक्ष्य रखा गया है। कितने का, 92 लाख परिवारों को नल के कनेक्शन दिए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। अब इसमें से 47,92,000 परिवार को अब तक दिए जा चुके हैं, यानी लाभान्वित हो चुके हैं। ठीक है। अब नल कनेक्शन कितने दिए जा चुके हैं भाई, 59.61 लाख। अब आप कहोगे सर इधर 92 है, इधर 59.61 लाख है। कई जगह ऐसा है कि 2 परिवारों के लिए एक नल कनेक्शन। अब ध्यान से समझो, अब यदि आप ऐसे कहोगे कि भाई 92 लाख है, ठीक है, और ये 47.92 लाख है, इतने लोगों को दिए जा चुके हैं, ठीक है, इतने परिवारों को। लेकिन यह नल कनेक्शन कितने हैं, 59.61 लाख, है कि नहीं है। तो किसी ने 2 ले लिए, किसी 2 घरों ने या 2 परिवारों ने 1 ले लिया, तो ऐसे है ये। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई अलग अलग डेटा है। क्लियर। ये कब तक के डेटा है, 2 फरवरी 2025 तक के। क्लियर। चलो आगे देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप एवं हैंडपंप निर्माण। देखो गांव में कई ऐसे दूर दराज के क्षेत्र भी हैं जहां पाइप द्वारा पानी पहुंचाना संभव नहीं है, तो वहां क्या करवा दिया, एक बोरिंग करवा दी, बोरिंग से आसपास के क्षेत्र को पानी दे दिया गया, वहां टंकी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। या हैंडपंप निर्माण करवा दिया कि कहीं एक ढाणी है, वहां 5 घर है, 10 घर है, तो वहां उनके बीच में एक हैंडपंप बना दिया कि भाई आप अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति है इसे हैंडपंप से कर लो। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या है, कार्यान्वयन कौन करेगा, सबसे पहले तो ये देख लो, विभाग वही है जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग PHED।
अब इसमें कितनी ट्यूबवेल का निर्माण किया गया है? 1012 ट्यूबवेल हैं और 1268 हैंडपंप हैं। ठीक है, कब तक की डेटा है? 31 दिसंबर 2024 तक के। अब इसके मरम्मत कितनों की गई है? देखो हमने क्या किया, नलकूप हैंडपंप दोनों का निर्माण और मरम्मत दोनों चीजें हैं इसमें। तो 31 दिसंबर 2024 तक 1,64,684 हैंडपंपों का रखरखाव और मरम्मत का कार्य किया जा चुका है। यानी सरकार क्या कर रही है भाई? युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। किसके लिए? पेयजल आपूर्ति के लिए। ठीक है ना। अब पेयजल परिवहन की बात करते हैं। कई ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो टैंकरों से पानी की क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवा के सप्लाई कर देते हैं। अब इसके लिए ग्रीष्म काल में सुदूर छोर के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। 2024-25 में 15,417 गांवों ढाणियों में पेयजल परिवहन की सुविधा पहुंचाई गई है। टैंकरों से पानी आपने देखा होगा, कई कॉलोनियों में, कई गांवों में टैंकर से पानी जाता है। क्लियर है? ओके। वृहद पेयजल परियोजनाएं कौन कौन सी है? लार्ज स्केल पे जो वाटर सप्लाई है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की प्रोजेक्ट कौन कौन से है, उसकी बात करते हैं। देखो मुख्य कौन, वैसे तो बहुत है, 120 हैं, लेकिन इनमें से मुख्य कौन कौन से हैं? देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब इससे 5719 तो गांव और 39 कस्बों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। देखो सिंचाई के अलावा बात है, जो मल्टीपर्पज चीजें होती है, मल्टीपर्पज परियोजनाएं होती है, प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें कई पर्पज की पूर्ति की जाती है। सिंचाई है, ड्रिंकिंग वाटर है, इंडस्ट्री के लिए है। समझ गए क्या? तो 5719 गांव और 39 कस्बे। ठीक है। अब इसमें छोटे बड़े सारे आ गए। चंबल परियोजना है, इससे 4899 गांव है और 29 कस्बों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। नर्मदा नहर परियोजना है, इससे 902 गांव है और 3 कस्बे हैं। बीसलपुर बांध है, इससे 3109 गांव है और 22 कस्बे हैं। और जवाई बांध है पाली में, इससे 811 गांव और 10 कस्बों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। क्लियर? ठीक है। अब आपसे इसमें कुछ निम्न में से किसी एक से पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाती, ऐसा भी पूछ लेता है कई बार। ठीक है ना। तो बहुतों से की जाती है। जैसे बीसलपुर डैम सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, उसे सिंचाई कम की जाती है। सिंचाई सिर्फ टोंक और अजमेर के कुछ क्षेत्रों में की जाती है, ज्यादा सिंचाई नहीं की जाती, लेकिन वाटर सप्लाई की जाती है। क्लियर है? 120 वृहद पेयजल परियोजनाओं के लिए 39,362.64 की राशि स्वीकृत की गई है। कितनी है? 39,362.64 की राशि स्वीकृत की गई है। अब आप देखो, इतने दिन हुए अपने को पढ़ते हुए, आपको ऐसे लगता है सरकार पैसा तो बहुत खर्च कर रही है, फिर भी डेवलपमेंट हो नहीं रहा। ठीक है। तो एक आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी, लिंकेज। लीकेज होती है ना, लीकेज। ठीक है ना। जैसे राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि जब केंद्र से 1 रुपया निकलता है ना गरीबों के लिए, तो वहां पहुंचते 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 15 पैसा रह जाता है। समझ रहे क्या? तो कट कट जाता है, कट कट जानते हो, ऊपर का कट, उसके नीचे का कट, उसके नीचे का कट। कि 100 रुपया सैंक्शन हुआ, आगे 90 रुपया गया, फिर उससे आगे 80 गया, उससे आगे 70 गया, लास्ट तक गरीब तक पहुंचते पहुंचते 10-15 रुपया बचता है। समझ गए? तो ये है, पैसा तो खर्च हो रहा है। इन परियोजनाओं से 107 कस्बे, 16,680 गांव और 12,685 ढाणियों को पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाएगी। कौन सी परियोजनाओं से? इन 120 वृहद पेयजल परियोजनाओं से। क्लियर? अब दिसंबर 2024 तक इन परियोजनाओं पर 33,164.56 करोड़ रुपए व्यय कर चुके हैं, जिससे 99 कस्बों, 14,548 गांवों और 11,798 ढाणियों को लाभ हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना, इतनी तो पेयजल परियोजनाएं हैं कुल, इतने तो क्या है, कुल पेयजल परियोजनाएं। इसके लिए कुल स्वीकृत राशि कितनी है? 39,362.64 करोड़ रुपए। और इतनी पेयजल परियोजनाओं से इतने कस्बे, इतने गांव और इतनी ढाणियां हैं जिनको क्या लाभ पहुंचेगा। इतना समझ गए क्या?
अब इनमें से दिसंबर 2024 तक क्या हो चुका है, 39,362.64 में से कितना खर्च हो चुका है, 33,164.56 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। पूरा नहीं हुआ है, इतना हो चुका है। और इतने गांव और कस्बे ढाणियों को लाभ हुआ है। समझ गए क्या? और बाकी का काम चल रहा है। अब इसमें थोड़ा सा और आगे देखो आप, तो लाइन नीचे जा रही है, इसका मतलब आगे भी है। अब देखो, 98 परियोजनाएं ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? पूरी हो चुकी है। क्लियर? जिनकी लागत 24,406.44 करोड़ है और टोटल खर्चा कितना हुआ है, 21,792.74 करोड़ रुपए। कितना खर्चा हो चुका है। अब आपका सिर्फ बाकी का कहाँ गया? कुछ पेमेंट पेंडिंग भी हो सकता है, तो किसी ठेकेदार को भी नहीं दिया होगा। समझ गए क्या? 70 कस्बों, 10,095 गाँवों, 10,946 ढाणियों को जल की आपूर्ति कर रहे हैं। अब 19 परियोजनाएं जो चालू हो चुकी है, इसमें से ध्यान से समझना, 13,558.18 करोड़ रुपए लागत है और 10,465 करोड़ रुपए इस पे व्यय हो चुका है। 29 कस्बों, 4453 गांवों और 852 ढाणियों को लाभ मिल रहा है। इनमें पानी चालू कर दिया गया है। ठीक है, वो योजनाएं तो पूरी हो चुकी है लेकिन पानी चालू नहीं किया है। पाइप वगैरह दब गए हैं, कनेक्शन वगैरह हो गए हैं, लेकिन पानी अभी सप्लाई शुरू नहीं हुई है। लेकिन इन 19 में पानी की क्या हो गई है? सप्लाई। क्लियर? अब देखो, 98 और 19 कितने हो गए भाई? 117। और टोटल कितनी थी? 120। अब बच गई कितनी? 3। 3 बच गई। अब जल संसाधन विभाग की तरफ आ जाओ। इसकी कुल परियोजनाएं कितनी है? 3। 120 में से 3 इसके पास। क्लियर? लागत कितनी है? 1398.02 करोड़ रुपए और व्यय कितना हो चुका है? 906.79 करोड़ रुपए। क्लियर है? कुल कितनी थी? 120। इसमें से 117 तो वो हो गई और 3 ये है। क्लियर? अब जल जीवन मिशन की परियोजनाएं कौन कौन सी है? JJM की देखो, 183 पैकेज स्वीकृत किए गए हैं सरकार के द्वारा इस मिशन के तहत। कितने? 183, जिसमें से 122 कार्य पैकेज जारी हो चुके हैं। भाई सरकार ने ये कह दिया, हम 183 ये पैकेज हैं आपके कि एक काम यहाँ होगा, एक काम वहां होगा, एक काम यहाँ होगा, है। इसमें से 22 के पैसे दे चुके हैं, स्वीकृत कर चुके हैं 122 के। क्लियर? अब इसमें से देखो, 30 परियोजनाएं तो पूरी हो चुकी है। क्या? 30 तो पूरी हो चुकी है, जिसका खर्चा है 1222 करोड़ रुपए। 92 परियोजनाएं हैं ऐसी जिनका कार्य प्रगति पे है। तो ध्यान से, 30 और 92, 122 हो गई। और 30 और 92 कितनी हो गई? 122 हो गई क्या? अब इसकी लागत कितनी है? 21,442 करोड़। उन दोनों की देखो, 1222 करोड़ और 20,020 करोड़। 20,020 करोड़, तो दोनों को मिला के कितने जाते हैं? 21,242 करोड़। अरे समझ गए क्या? देखो इधर, 92 और 30, 92 30 कितनी हो गई टोटल? 122। ठीक है, और इनकी लागत कितनी थी? 21,242। तो इन दोनों को जोड़ देते कितना बन जाता है? 21,242। क्लियर? अब बच कितनी गई? 61। कितनी बच गई? 61। कि यदि हम 183 में से 122 निकाल देते तो कितनी बच जाती है? 61 बच गई है, जिनकी निविदा चरण में है। सरकार निविदा जारी करती है अखबार में, आप हिंदी के 4th पेपर में पढ़ते हो निविदा, निविदा अधिसूचना वगैरह। ठीक है ना, कि सरकार को कोई भी काम करवाना है, न्यूज़पेपर में निविदा जारी करती है कि भाई हम ये काम करवाना चाहते हैं, जिसकी निविदा ऐसे ऐसे भरनी है। तो किसी को अगर कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा उस काम का, तो निविदा भर के भेज देता है। ठीक है ना, कि सरकार उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। क्लियर? इसके लिए 45,000 और 27 करोड़ रुपए लगेंगे। तीनों चारों चीजें समझ गए क्या? ठीक है।
देखो आप यदि इकोनॉमिक सर्वे में सीधा पढ़ोगे ना तो आपको एक चीज कंफ्यूज कर देती है। ये चीजें क्या कर देती है, कंफ्यूज कर देती है कि यार इधर ये बोल रहा है इधर ये बोल रहा है, क्योंकि उसमें सीधा लिखा हुआ है। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअल में है क्या, कभी 183 बोल रहा है कभी 122 बोल रहा है, तो आप शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे जल्दी से समझ में नहीं आता। तो जल संसाधन अपना पूरा हो चुका है, जल अवसंरचना। अब देखते हैं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना की। राज्य सरकार राजस्थान में जो बाहर से सहायता प्राप्त या बाहर से फंडेड जो योजनाएं हैं उसके बारे में क्लियर। तो देखिए एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट है, विकास को गति देने के लिए ये प्रोजेक्ट लागू किए जाते हैं, या बाहर से क्या लिया जाता है, फंड लिया जाता है। फ्यूलिंग ग्रोथ, विकास को गति का मतलब क्या है, फ्यूलिंग, फ्यूल जानते हो, ईंधन, फ्यूल, ठीक है ना। तो ग्रोथ को फ्यूल देने के लिए यानी फ्यूलिंग करने के लिए ये बाहर से सहायता प्राप्त करते हैं। अब इनका सबसे पहले पर्पज देखते हैं भाई, अपन क्या देखते हैं, पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। देखो राज्य के त्वरित विकास, रैपिड ग्रोथ या रैपिड डेवलपमेंट के लिए विभिन्न आधारभूत एवं सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु हम क्या करते हैं, बाहर से सहायता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यदि आपको कोई काम करना है, जैसे आपके घर में शादी है और शादी में खर्च होना है मान लो 20 लाख, आपके पास 10 लाख है, बाकी के 10 लाख कहाँ से लाओगे, या तो किसी से ऋण लोगे उधार, या कोई चीज बेचोगे, कोई संपत्ति बेचोगे। और वहीं यदि आप उधार ले रहे हो, मार्केट से बोरो कर रहे हो और वो आपको कॉमर्शियल रेट पे मिल रहा है, और यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहे कि यार मैं दे देता हूँ 10 लाख रुपए, तो ऐसा कर मेरे को थोड़ा बहुत ब्याज दे देना, समझ गया, या फिर बिना ब्याज ले ले, सॉफ्ट लोन कहते हैं इसको। सॉफ्ट लोन का मतलब क्या है, कम ब्याज दर, ठीक है ना। एक हार्ड लोन है, एक सॉफ्ट लोन है। तो सॉफ्ट लोन कम ब्याज दर है और हार्ड लोन कॉमर्शियल ब्याज दर। एक होते है ग्रांट, अनुदान, कि तो पैसा ले खर्च कर और भूल जा, मेरे को वापस नहीं देने, उसको क्या बोलते हैं, ग्रांट, अनुदान। और क्लियर है, ठीक है। राज्य के लोगों का जीवन स्तर सुधारना, एक उद्देश्य ये है भाई, राज्य में योजनाएं चलेंगी तो लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी, आधारभूत सुविधा बढ़ेगी, विकास होगा, लोगों की इनकम भी आएगी। अब मान लो आप वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक की सहायता से कोई योजना चला रहे हो, तो वर्ल्ड बैंक उस योजना को पूरी करने के लिए थोड़ी आएगा, वो फंड ही तो दे रहा है। तो लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो रोजगार मिलेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अप होगा, भाई लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उसका एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ेगा, परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, समझ गए क्या। अतिरिक्त संसाधनों का निर्माण करना, कि राज्य के पास जो संसाधन है उससे ज्यादा विकास नहीं हो पा रहा, तो हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस चाहिए। तो ये जो बाहर से सहायता प्राप्त योजनाएं चलती हैं या बाहर से हमें सहायता मिल जाती है, तो एक्स्ट्रा रिसोर्स हम जनरेट कर पाते हैं। क्लियर है। यदि मेंस में आ जाए कि सरकार ऐसा क्यों करती है, तो ये दोनों तीनों बिंदु लिख देना, समझ गए क्या। इनको जोड़ जोड़ के आप इन्हीं के ऊपर और भी दो चार बिंदु लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, ऐसी, ठीक है। अब कौन कौन सी वित्तीय संगठन है जिनसे हम फंड लेते हैं, ये राजस्थान सरकार में इन वित्तीय संस्थानों के सहायता से योजनाएं चलाई जा रही हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक समूह, समझ रहे हो क्या। वर्ल्ड बैंक में 5 संस्थाएं होती हैं, 5 पार्ट है, ये तो पता है ना आपको। एक तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सुना है, एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, सुना है, एक आईएफसी, फाइनेंशियल कमीशन, एक होता है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एक होता है CISID, ठीक है ना। ऐसे 5 हैं। एक जायका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, इसको जायका कहते हैं। कई बार ऐसे लिखा आएगा आपके ऑप्शन में जायका, तो जायका का मतलब वो खाने वाला जायका नहीं है,
कि जायका कैसा है, स्वाद कैसा है। ये जायका जापान की एक एजेंसी है। तो वर्ल्ड बैंक समझ गए, जायका जापान की है। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक कहते हैं इसको हिंदी में, समझ गए क्या। फिर एएफडी, ये फ्रांस का है। अब एएफडी नाम है, ये तो क्या है, फ्रेंच भाषा में है, इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंच भाषा में, ठीक है ना। लेकिन इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन जो इसका होता है वो होता है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट, क्लियर है। तो ये फ्रांस का, ये ध्यान रखना, एएफडी। के एफ डब्ल्यू, ये जर्मनी का, तो जर्मन भाषा में क्या है, जर्मन भाषा में। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, क्रेडिट एजेंसी फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ये इसकी क्या है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये जर्मनी का है। एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये 7 ऐसी वित्तीय संस्थान हैं जो राजस्थान में विभिन्न योजनाओं में क्या करते हैं, फंड देते हैं, समझ गए क्या। अब आपको कोई भी योजना का नाम दे देंगे, भैया किसकी सहायता से चल रही है, और इन्हीं में से 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, क्लियर, ओके। अब कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनके लिए हम फंड लेते हैं बाहर से, या बाहर से सहायता प्राप्त करते हैं। देखो, सिंचाई परियोजना। अभी सिंचाई परियोजना क्यों है भाई, यदि हम सिंचाई परियोजनाएं सुचारू रूप से लागू कर देते हैं किसान के लिए, तो किसान के पास यदि सिंचाई के साधन हैं, तो भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो अनाज वगैरह उत्पादित हो रहा है, जो फसल वगैरह उत्पादित हो रहा है, वो हमारे राजस्थान के लोगों को सस्ती दर पे मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो फूड सेफ्टी भी हो जाएगी, अरे भुखमरी दूर होगी कि नहीं होगी। इसलिए कहा होगा ना कि चोर को क्या मारे, चोर की माँ को मारे। इसलिए जो जहां बेसिक लेवल पे समस्या है तो वो सिंचाई है, अगर आपने उसको दूर कर दिया तो बाकी की चीजें दूर होती जाती हैं, इनकम भी बढ़ जाएगी, गरीबी भी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी भी। अब कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज सिंचाई सुविधा नहीं है। आप जैसे शेखावाटी के क्षेत्र देखो, जाओ आप, गाँव में धूल उड़ रही है। जो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र है जहाँ नहर से सिंचाई हो रही है, वहां तो हरियाली होने लग गई ना। लेकिन आप शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू या कोटपुतली, बहरोड से लगता हुआ क्षेत्र देखो आप, ये हाईवे है, हाईवे के वेस्ट साइड में गांव में पानी नहीं है। जो पहले खेत हरे भरे रहते थे वहां धूल उठती है आजकल। अब देखो उन किसानों की इनकम कहाँ है क्या, नहीं है। जिनके 10-10 20-20 बीघा जमीन है, वो आज मजदूरी करने पर विवश हो रहे हैं। तो ये सिस्टम हो रहा है। इसलिए एक है जलापूर्ति, तो जलापूर्ति मैंने बता दी कि वह जनसंख्या है, जनता है, उसके लिए जो बेसिक नीड्स हैं या मिनिमम नीड्स हैं, उसमें एक पानी आता कि नहीं आता। तो पीने का स्वच्छ पानी तो चाहिए, बाकी चीजें बाद में है, ठीक है। आप 2 दिन 3 दिन भूखे रह सकते हो, लेकिन 2-3 दिन प्यासे नहीं रह सकते, समझ गए। एक भाई वानिकी, ये जरूरी है एनवायरमेंट और इकोलॉजी के लिए, फॉरेस्ट्री जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो हम डेवलपमेंट की दौड़ में इतने अंधे हो जाएं कि एक दिन यही डेवलपमेंट हमें खा जाए। अगर एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो बैलेंस वो बिगड़ गया तो डिजास्टर्स आएंगी, और डिजास्टर आएंगी तो हमारा डेवलपमेंट धराशायी है। फिर क्या मतलब है, क्लियर। क्योंकि प्रकृति अपने आप में संतुलन बना लेती है। अब एक बार सुप्रीम कोर्ट का एक वक्तव्य था, डिसीजन था कि भाई अरावली है, अरावली की 31 पहाड़ियां ऐसी हैं, 3-4 साल की बात हो गई, जो जड़ से खत्म कर दी गई, जिसमें कोटपुतली के आसपास की ज्यादा है, क्योंकि उधर क्रेशर ही क्रेशर है, कोटपुतली अलवर में क्रेशर कुछ हरियाणा टच होता हुआ क्षेत्र है, जो नारनौल के आसपास वाला क्षेत्र, वहां भी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। आपको पता ना अरावली जैसे जैसे उत्तर की ओर जाती है, हाइट कम होती जाती है, ठीक है। तो उन पहाड़ियों को खत्म कर दिया क्रेशर से, क्यों, क्योंकि वहां से क्रेशर से रोडी बना बना के दिल्ली गुरुग्राम में क्या कर दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। हजारों जो ट्रोले हैं, ट्रेलर हैं, वो रोडी भर भर के जाते हैं, जो कंक्रीट वाली रोडी होती है ना ये। अब देखो, आपने कहीं से पहाड़ी के वेट उठाया और कहीं और ले जाके
वो कर दिया। असंतुलन होगा कि नहीं होगा भाई? कहीं से यदि वजन उठाते हैं तो वहां की चट्टानें क्या करेंगी, उठेंगी अचानक से। और कहीं यदि आप वजन 50 मंजिल की बिल्डिंग बना दिया आपने तो वहां चट्टानों पे दबाव पड़ेगा तो असंतुलन होगा। इसलिए बार 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 आजकल भूकंप आ रहे हैं। अरे नहीं अरे, तो दिल्ली के यदि आप चारों ओर देखोगे तो फ्रैक्चर्स है। क्या है? फ्रैक्चर्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं। तो फ्रैक्चर्स जानते हो क्या? जैसे मेरठ के आसपास है, जैसे आपने सुना GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, की जो विंध्यन क्रम की चट्टाने और अरावली क्रम की चट्टानों को अलग करता है। एक जो का चित्तौड़गढ़ के बेगू से शुरू होकर सतूर बूंदी होते हुए धौलपुर तक जाता है, आगे यूपी में एंटर कर जाता है। तो विंध्यन क्रम की चट्टान और अरावली क्रम की चट्टान है धरती के नीचे, धरातल के नीचे। तो कोई तो ऐसा बिंदु होगा ना जहां दोनों मिलती होंगी, उसी को बोलते हैं क्या? GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब आपने वो पढ़ा है यदि हिमालय, तो आप पढ़ोगे एक तो इंडो सांगपो सचर जोन पढ़ा है क्या? इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो यानी इंडस रिवर, सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र रिवर, और सचर जोन जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को सेपरेट करता है। क्लियर है? फिर आप पढ़ोगे मैन सेंट्रल थ्रस्ट, जो महान हिमालय और मध्य हिमालय को सेपरेट करता है। फिर आप पढ़ोगे मैन बाउंड्री थ्रस्ट या फॉल्ट, MBF या MBT कहते हैं इसको, ये मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को सेपरेट करता है। फिर आप पढ़ोगे हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ये क्या है? ये शिवालिक श्रेणी और उत्तर भारत के विशाल मैदान को सेपरेट करता है। अरे समझ गए क्या? इसलिए जहां डिफरेंट टाइप की चट्टानें मिलती हैं जो डिफरेंट काल में बनी है, तो उनका कोई ना कोई तो मिलन बिंदु होता है, कोई ना कोई तो बाउंड्री पॉइंट होता है। तो वही क्या होते हैं? फ्रैक्चर्स होते हैं। समझ गए क्या? तो दिल्ली के चारों तरफ भी है। अब वहां वेट बढ़ा रहे हैं बिल्डिंग्स खड़ी कर करके, तो धीरे धीरे भूकंप आते रहते हैं वहां पे, दिल्ली के आसपास आते रहते हैं, आपको पता है। क्लियर? ठीक है। फिर सड़क, शहरी विकास है, आधारभूत संरचना है और ऊर्जा है। अब यहाँ ऊर्जा का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है कि भाई हम सौर पार्क वगैरह स्टेब्लिश कर रहे हैं, ये चीजें हैं। अब कौन कौन सी तो परियोजनाएं होगी भाई, इन क्षेत्रों में परियोजनाएं चलाने के लिए हम फंड ले रहे हैं, और कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें हम काम करते हैं, यहाँ से फंड लेके इन सेक्टरों के लिए तो परियोजना चलाते हैं। देखो, पेयजल के लिए, फिर एक गरीबी उन्मूलन के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, बेसिक जो सर्विसेज होती है, फैसिलिटीज होती है उनके लिए, एनर्जी, रोड, आजीविका, ये सारे के सारे क्या है? हाई प्रायोरिटी सेक्टर है, उच्च प्राथमिकता क्षेत्र है। चारों चीजें समझ गए? उद्देश्य क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जहां से हम फंड लेते हैं। फिर कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। फिर कौन कौन से सेक्टर हैं जो हाई प्रायोरिटी सेक्टर हैं, जिनमें हमें यहाँ से फंड लेके परियोजनाएं चलाते हैं। 3-4 चीज समझ गए? ओके, आगे चलते हैं। देखो 2024-25 की बात करते हैं। जब 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? 1 अप्रैल 2024 को। अरे ठीक है, और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2025 को। अरे क्लियर है क्या? इसी की तो आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं कि इस फाइनेंस ईयर में जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है उसी के बारे में तो हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखो 2024-25 के प्रारंभ में राज्य में 13 बाह्य सहायतित परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही थी। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट थे 13, टोटल कितने? 13 क्रियान्वित की जा रही थी। फिर क्या हुआ? अक्टूबर 2024 में राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन, ये क्या है? राजस्थान क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो गया। फिर रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, क्लियर? एंड इकोसिस्टम का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, सर्विसेज इनहेंसमेंट यानी सेवा संवर्धन, ऑगमेंटेड इनहेंसमेंट, इनका मतलब क्या होता है? संवर्धन यानी बढ़ाना। क्लियर? अब ये किसकी सहायता से चलाई जा रही है? जायका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी,
जायका, जो कहाँ की है, जापान। क्लियर है। नामक नई परियोजना को मंजूरी दी गई, कब दी गई, अक्टूबर 2024 में। चालू परियोजनाओं के लिए 2024-25 में 3886.18 करोड़ का प्रावधान है। ये जितनी भी 13 परियोजनाएं हैं और एक चौथी 14वीं हो गई, इनके लिए 2024-25 में कितने फंड का प्रावधान है, 3886.18 करोड़ रुपए का, जो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो देंगी राजस्थान को। क्लियर। दिसंबर 2024 तक 2167.93 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसमें से, इसमें से। क्लियर है। अब ये 14 परियोजनाएं कौन कौन सी है, ये अक्सर एग्जाम में आती है भाई, प्रीलिम्स में भी आती है, मेंस में भी आती है। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। ओके।